जितना आपको हो सके मतलब पेन से अंडरलाइन करके हाइलाइटर से हाईलाइट करके एक बार एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं कि सोच लेते हैं ठीक है बाद में क्लियर कर लेंगे या बाद में पूछ लेंगे, तो डाउट एज चीज वैसे ही बना रहता है। तो हमें लगता है यार शायद उस समय उस डाउट को क्लियर कर लिया होता तो सही रहता। होता क्या है, हम आगे का सिलेबस पढ़ते जाते हैं, लेकिन जो महीने 2 महीने हमने पढ़कर छोड़ा है टॉपिक वो उड़ जाता है दिमाग से, याद ही नहीं रहता कुछ। या टेस्ट के बाद मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बस अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और रख दिए। यार ये नहीं करना है। टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेस्ट का एनालिसिस करना है। हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनसी प्रतापगढ़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मिस्टेक्स के बारे में, जिसको अगर अवॉइड करते हैं तो नीट में सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। ये लिस्ट यार मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। शुरू के 3 अटेम्प्ट में जो भी मैंने मिस्टेक्स किए थे उसकी बेसिस पे ये मैंने लिस्ट बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और नीट में सिलेक्शन लीजिए। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। इसमें पहला है आपका इग्नोरिंग एनसीईआरटी। होता क्या है, नीट में लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, तो आप एनसीईआरटी को एक बारी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना आपको हो सके मतलब पेन से अंडरलाइन करके हाइलाइटर से हाईलाइट करके एक बार एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि नॉट क्लियरिंग डाउट। होता क्या है, जिस समय हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारे मन में डाउट आता है कि हाँ ठीक है, ये इसका आंसर ऐसे कैसे आ गया, या फिर एनसीईआरटी में कोई चीज समझ में नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं कि सोच लेते हैं ठीक है बाद में क्लियर कर लेंगे या बाद में पूछ लेंगे, तो डाउट एज चीज वैसे ही बना रहता है। तो फिर क्या होता है, जब उसी कॉन्सेप्ट पर सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमें लगता है यार शायद उस समय उस डाउट को क्लियर कर लिया होता तो सही रहता। इसलिए जब भी आपके मन में डाउट क्रिएट हो, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो उस समय उसे आप उसी समय पूछ लीजिए, या फिर उसे कहीं आप डायरी में या फिर कहीं अलग कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप टीचर से मिलें या फिर अपने फ्रेंड से, आप उसे क्लियर कर लीजिए डाउट को। फिर थर्ड नंबर पे आता है नॉट मेकिंग नोट्स। देखो, नोट्स एक ऐसा चीज है जिसको आप अगर बनाते हैं तो आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। पता है, एक बार हम लोग सारा सिलेबस कवर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर रिवीजन का हम लोग का दिक्कत होता है। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपका नोट्स आपके सिस्टमेटिक वे में होगा, अपने राइटिंग में होगा, तो उसको रिवीजन करने में आपको ज्यादा आसानी होती है। तो खुद का नोट्स बनाना ज्यादा प्रेफर करें। उसके बाद नॉट रिवाइजिंग कवर टॉपिक। होता क्या है, हम आगे का सिलेबस पढ़ते जाते हैं, लेकिन जो महीने 2 महीने हमने पढ़कर छोड़ा है टॉपिक वो उड़ जाता है दिमाग से, याद ही नहीं रहता कुछ। तो हमें टाइम पर पिछले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहना है। वो किसी फॉर्म में कर सकते हैं आप रिवीजन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं उस पे बेस्ड, या फिर आप एनसीईआरटी की अगर बायोलॉजी है तो आप उसको फिर बीच बीच में आप पलटते रहिए, देखते रहिए। तो आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है नॉट गिविंग टेस्ट। होता क्या है, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बस पढ़ते रहते हैं, वो टेस्ट नहीं देते। यार टेस्ट देने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का पता आपका टेस्ट से ही चलता है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे और डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना आपका टाइम मैनेज हो पाएगा, क्वेश्चन काफी छूट जाते हैं। इसलिए टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है। फिर छठे नंबर पे आते हैं टेस्ट एनालिसिस। या टेस्ट के बाद मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बस अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और रख दिए। यार ये नहीं करना है। टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेस्ट का एनालिसिस करना है। टेस्ट का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं आप उसको उठाइए और देखिए कि वो कैसे गलत हुए हैं। क्या आपका वो टॉपिक वीक है, या आपने सिली मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, या फिर ओएमआर में फिलिंग में आपने गलत कर दी। देखो ये चारों मिस्टेक ही हैं। अल्टीमेटली आपकी मेन एग्जाम में ये इन गलतियों से आपके मार्क्स रिड्यूस होने वाले हैं। तो यार सबको अवॉइड करना है। तो टेस्ट का एनालिसिस करने से आपके ये गलतियां इंप्रूव होगी और अगले टेस्ट में आप उसे अवॉइड करने से। फिर आ जाइए आप 7वें नंबर पे टेकिंग टू मच स्ट्रेस। यार नीट में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि ड्रॉपर होते हैं। मेरा खुद ही 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो लास्ट में यही होता है कि मतलब एक क्वेश्चन माइंड में हमेशा आता है कि यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यार देखो, सीधी सी बात यह है कि आपने अब ड्रॉप ले लिया है यार, तो आपको सोचने से यार कि अब क्या होगा अगर नहीं हुआ तो आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपने ड्रॉप ले लिया है तो आप बस पढ़िए। उसके बाद आते हैं हम हेल्दी डाइट पे। यार मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो इनको लास्ट वीक में नीट के एग्जाम के हेल्थ इश्यू आने लगती है, और उसका मेन रीजन यही होता है कि हम लोग पढ़ने के चक्कर में अपना डाइट सही से नहीं लेते। तो यार पढ़ना भी है और डाइट को सही से लेना है, क्योंकि यार आप हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो आप कितना भी पढ़ लो वो काम नहीं आने वाला। फिर आते हैं हम 9th नंबर पे, प्रॉपर स्लीप। देखिए प्रॉपर स्लीप का मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यार मतलब कंफ्यूजन होता है कि यार क्या 3 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जितना शुरू में सो रहे हो उतना आप एग्जाम के टाइम भी सोइए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आप पहले 6 घंटे सो रहे थे, 7 घंटे सो रहे थे और एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक आप 3.5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की इफिशियंसी घटेगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं जाग कर पढ़ रहा हूँ,
पर वो रियली में आप गलत कर रहे हैं। तो यार प्रॉपर स्लीप लीजिए, आप जितना सोते हैं उतना ही सोइए कंटिन्यूअसली। फिर 10th नंबर पे आते हैं टेस्ट टाइमिंग का। टेस्ट टाइमिंग यार आप कोशिश करिए कि आप 2 से 5 रखिए। अब तो 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, तो 2 से आप 5:20 PM तक रख सकते हैं टेस्ट का। इससे क्या होगा कि आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप्ड होगी माइंड में कि हम इसी टाइम पे तो हमेशा टेस्ट दिए हैं, तो आप नीट के एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। सेम टाइम पे जो भी आप पहले बायोलॉजी आप अटेम्प्ट करते हैं, तो पहले आप बायोलॉजी नीट में भी अटेम्प्ट करेंगे, तो सारी चीजें आपको सेम लगी, कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो यार ये 10 टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने डिस्कस करना चाहा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में उस पर मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।